नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल। बेटा, यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट क्लास की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 के महामारी के चलते हुए या चलने के कारण इस वर्ष आपके पैटर्न से एक लेसन हटा दिया गया था। पहला लेसन पौधों में जनन और दूसरा लेसन था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पिछले गत वर्ष में पहला लेसन हटाया गया था, लेकिन वही जो महामारी है वो लगातार अपना संक्रमण बढ़ा रही है। इसलिए ये भी अनुमान है कि इस सत्र भी पहला लेसन क्या हटा दिया जाएगा। तो इसलिए हम आपको आज पढ़ाएंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जो आपका दूसरा चैप्टर है। यदि आपके सिलेबस में ये पहला चैप्टर ऐड कर दिया जाएगा तो मैं इस लेसन को बाद में पढ़ा दूंगा। पहला जो लेसन है उसको बाद में क्या करूंगा, पढ़ा दूंगा। तो इसकी चर्चा की जाए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो सबसे पहले बात आती है कि पुष्पी पौधे हैं क्या और उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो पुष्पी पौधे किससे कहोगे, पुष्पी पौधे किससे हम कहेंगे? तो वे पौधे जिनमें पुष्प को धारण करने की क्षमता पाई जाती है, उन पुष्पों को हम आवृतबीजी या पुष्पी पौधों के नाम से जानते हैं। जो पुष्पी पौधे होते हैं ये द्विगुणित होते हैं, मीन्स पूर्ण विकसित होते हैं। इनकी प्रत्येक सेल में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है द्विगुणित होती है। तो चलो देख लेते हैं इस लेसन के बारे में। लेसन का नाम है लेसन है 2, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो किस प्रकार से पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों का ऐसा कौन सा अंग है, ऐसा कौन सा भाग है, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो जी हाँ, पौधों का एक ऐसा भाग है जिसको हम पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प। तो यहाँ थोड़ा पहले समझ लेते हैं, ये जो प्लांट, क्या प्लांट, तो प्लांट का एक ऐसा भाग, मीन्स पौधे का एक ऐसा भाग, तो पौधे का एक ऐसा भाग पुष्प है। क्या? पुष्प। इस पुष्प में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। लैंगिक जनन की क्या होती है? क्रिया होती है। अब इस पुष्प में लैंगिक जनन की क्रिया क्यों होती है? तो ये जो भैया पुष्प है, क्या पुष्प, इसमें हम कह सकते हैं नर जनन अंग, नर जनन अंग तथा मादा, तथा क्या? मादा जनन अंग पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, या क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अब नर जनन अंग क्या है? तो नर जनन अंग को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और जो मादा जनन अंग है उसको हम कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। नर जनन अंग क्या होगा? पुंकेसर। मादा जनन अंग क्या होगा? स्त्री केसर। ये जो पुंकेसर है इसमें पराग कोश का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? परागकोश का निर्माण होगा। जो स्त्री केसर है इनमें
अंडाशय का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि आवृत्तबीजी पौधे पहली बात तो होते क्या है, इसमें लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो हम कह सकते हैं वे पौधे जो पुष्प धारण करते हैं, जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, उन पौधों को हम लैंगिक या आवृत्तबीजी पौधे कहते हैं। अब बात आती है कि जो आवृत्तबीजी पौधे हैं, इनमें लैंगिक जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो पुष्प के द्वारा होती है। लैंगिक जनन की क्रिया किसके द्वारा, पुष्प के द्वारा होती है। क्यों होती है, क्योंकि पुष्प में नर अंग तथा मादा जनन अंग पाए जाते हैं। अब नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर से परागकोश का निर्माण होता है, और मादा जनन अंग को स्त्रीकेसर कहते हैं, स्त्रीकेसर से अंडाशय का क्या होता है, निर्माण होता है। अब बात कर ली जाए कि आवृत्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन की, आवृत्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन की, तो पॉइंट के रूप में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वे पौधे जिनमें पुष्प को धारण करने की क्षमता होती है, उन्हें आवृत्तबीजी या पुष्पी पौधे कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। वे पौधे जिनमें पुष्प को धारण करने की क्षमता पाई जाती है, उन पौधों को हम आवृत्तबीजी कहेंगे या पुष्पी पौधे कहेंगे। ठीक भैया, ये जो पुष्पी पौधे होते हैं या जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं, ये हमेशा 2m मीन्स हम कह सकते हैं द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अब ये जो पुष्पी पौधे हैं, इनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं आती हैं। पुष्पी आवृत्तबीजी पौधों के जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं आती हैं, दो। तो हम कह सकते हैं इनके किनके, पुष्पी पौधों के, या इनके जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था कौन सी है, तो हम कह सकते हैं पहली अवस्था है स्पोरोफाइट। पहली अवस्था स्पोरोफाइट, और जो दूसरी अवस्था होती है ये है गैमेटोफाइट। पहली अवस्था स्पोरोफाइट, दूसरी अवस्था गैमेटोफाइट। अब ये दोनों अवस्थाएं हैं किस प्रकार की, या दोनों अवस्थाएं कैसी हैं, तो देख लीजिए। एक तरफ हम लिखते हैं स्पोरोफाइट, दूसरी तरफ लिख देते हैं गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट अवस्था ये आप हमारी पहली अवस्था, और दूसरी है गैमेटोफाइट अवस्था। तो भैया कितनी अवस्था हुई, दो अवस्थाएं हुई। वही आवृत्तबीजी जो पौधे हैं, इनके जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं आती हैं, तो दो अवस्थाएं आती हैं। एक तो गैमेटोफाइट अवस्था होती है, और एक कौन सी होती है, स्पोरोफाइट अवस्था होती है।
तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्पोरोफाइट कि स्पोरोफाइट अवस्था क्या है, कैसी होती है और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं। दूसरी अवस्था गैमेटोफाइट, तो ये क्या है, कैसी होती है और इसको किस अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो स्पोरोफाइट की बात करते हैं। देखो जो स्पोरोफाइट अवस्था है, ये अवस्था होती है पूर्ण विकसित। कैसी होती है? पूर्ण विकसित होती है। किस प्रकार की? पूर्ण विकसित। अब बेटा पूर्ण विकसित क्यों होती है? क्योंकि इसकी सेल में क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम नंबर 2n सेट के रूप में होते हैं। 2n सेट के रूप में होते हैं। इतनी बात समझे कि स्पोरोफाइट अवस्था को पूर्ण विकसित क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी कोशिका में क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं 2n सेट के रूप में होते हैं, द्विगुणित होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। इसलिए इस अवस्था को हम कह सकते हैं कि डिप्लॉयड के नाम से जाना जाता है, मीन्स द्विगुणित के नाम से जाना जाता है। द्विगुणित या डिप्लॉयड के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आप लोगों ने समझ लिया होगा कि स्पोरोफाइट क्या है। स्पोरोफाइट क्या है? तो यह पूर्ण विकसित अवस्था है। क्यों पूर्ण विकसित अवस्था है? क्योंकि इसकी कोशिका में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो द्विगुणित होते हैं और द्विगुणित होने के कारण स्पोरोफाइट को द्विगुणित डिप्लॉयड अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब स्पोरोफाइट जो अवस्था है, इससे निर्माण होता है स्पोर का। स्पोर मीन्स बीजाणु का। किसका? बीजाणु का निर्माण। किसका निर्माण होगा? बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक भैया। अब दूसरी बात पढ़ लेते हैं गैमेटोफाइट। क्या पढ़ लेते हैं? गैमेटोफाइट कि ये क्या है, कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। तो हम कह सकते हैं जो गैमेटोफाइट अवस्था है यह अल्प विकसित होती है। अल्प विकसित होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी सेल में क्रोमोसोम नंबर n, इसके n सेट के रूप में होते हैं। n सेट के रूप में होते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तो इसलिए इस अवस्था को अगुणित के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अगुणित मीन्स हेप्लॉयड। हेप्लॉयड या अगुणित के नाम से जानते हैं। अब ये जो गैमेटोफाइट अवस्था है, कौन सी? गैमेटोफाइट ए। तो
तो गैमेटोफाइट से निर्माण होता है गैमिट का। किसका? गैमिट का मीन्स युग्मक का। किसका? युग्मक का निर्माण होता है। और आपको पता है कि युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। युग्मक हमेशा क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। तो ये तो बात थी कि आवृत्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन। आवृत्तबीजी जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है? तो भाई आवृत्तबीजी पौधे ऐसे हैं, 2 सेल होंगी, 2 सेल में निषेचन होगा और निषेचन होने के बाद युग्मक बनेगा और युग्मक बनने के बाद एक नए पौधे का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे छोटा बना देते हैं। जैसे मान लो कि एक ए सेल है और एक ए सेल है, इसके पास गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित है। ये क्या है? बीजाणु है। अब ये जो बीजाणु है तो इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन की क्रिया हुई मीन्स युग्मक। ये क्या है? युग्मक। गैमिट बना। क्या बना? गैमिट। निषेचन हो गया, निषेचन के बाद क्या बना? जायगोट। क्या बना? जायगोट बना। और जायगोट कैसा होगा? द्विगुणित होगा। ऐसा होगा द्विगुणित। तो वही क्रिया है और कुछ नहीं है। भाई ये बीजाणु है, बीजाणु में अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ, युग्मक बना, युग्मक में निषेचन की क्रिया हुई, जायगोट बना और जायगोट से एक नए पौधे का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। दोबारा देख लीजिए कि आवृत्तबीजी पौधे में लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो वे पौधे जिनमें पुष्प को धारण करने की क्या पाई जाती? क्षमता पाई जाती है, हमने लिख दिया है। वे पौधे या वे पुष्प जिनमें पुष्प को धारण करने की क्षमता होती है उन्हें आवृत्तबीजी या पुष्पी पौधे कहते हैं। अब पुष्पी पौधे जो है कैसे होते हैं? तो द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। इनके जीवन इतिहास में 2 अवस्थाएं आती हैं। एक तो अवस्था होती है स्पोरोफाइट, दूसरी होती है गैमेटोफाइट। स्पोरो मीन्स स्पोर का बनना, बीजाणु का बनना। स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं और गैमेटोफाइट से गैमिट बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमिट। स्पोर आपको बताया गया स्पोर कैसे होते हैं, तो स्पोर होते हैं 2 गुणित। कैसे होते हैं? 2 गुणित होते हैं। गैमिट कैसे होंगे? तो अगुणित होंगे। दूसरी बात स्पोरोफाइट अवस्था क्या है? स्पोरोफाइट अवस्था क्या है समझ लिया जाए। स्पोरोफाइट अवस्था को पूर्ण विकसित अवस्था के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी प्रत्येक सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो 2n सेट के रूप में होते हैं, मीन्स द्विगुणित होते हैं। इसलिए इस अवस्था को द्विगुणित या डिप्लॉयड अवस्था के नाम से जाना जाता है। स्पोरोफाइट से स्पोर या बीजाणु का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब देख लेते हैं गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट वह अवस्था होती है जो अल्प विकसित होती है। ये अल्प विकसित क्यों होती है? क्योंकि इसके सेल में क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं वे कैसे होंगे? अगुणित होंगे, एनसेट के रूप में होंगे। इसलिए इस अवस्था को अगुणित अवस्था के नाम से जाना जाता है। गैमेटोफाइट से गैमिट या युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। और युग्मक जो होते हैं हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। दूसरी बात समझ लो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे जो होते हैं तो पौधों का ऐसा कौन सा भाग है, ऐसा कौन सा अंग है जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है या जिसके द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो पौधे का पुष्प एक ऐसा भाग है जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि पौधों में नर और मादा जनन अंग एक में ही पाए जाते हैं।